Good evening, everyone. Good evening, Asta. Good evening, Kashish. Good evening, Kamini. Good evening, Kashish. Good evening, Divya. Good evening, Anjali. Good evening, Ajay. Good evening, रेशमा. रेशमा, कल आपके मार्क्स कम क्यों आए हैं इतने? बोलो. सर सॉरी, आजकल फास्ट की वजह से थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए ध्यान भी नहीं हो गया। बहुत कम है, थोड़ा ध्यान दो प्लीज. और सॉरी सर, अगली बार से ध्यान दूंगी। अकेला है नहीं. सौम्य भी नहीं है. भाई जिसके 100 से कम है प्लीज थोड़ा ध्यान दो, ठीक है? बाकी तो चलो सबके सही है. रितु के भी थोड़े कम है, रितु के एग्जैक्टली 100 है. और बाकी पैसा आपने टेस्ट नहीं दिया. नंदिता टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो? सर एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी। भाई ऐसा है, तबीयत अगर खराब है जिसकी भी, तो आप लोग एक काम करो. वो आता है, एक हेल्थ कार्ड आता है, गोल्डन वाला, गोल्डन कार्ड आता है ना. वो लेकर आप अस्पताल जाके सब भर्ती हो जाओ. ठीक है? क्योंकि अब ये बहाने मारने का टाइम नहीं रह गया कि तबीयत खराब है कुछ भी है. आपको टेस्ट देने में कौन सी इतनी दिक्कत हो रही है? आपको कोई ये कह रहा है कि आप जो है मतलब किसी सेंटर पे जाके आपको टेस्ट देना है? ये बताओ. आपको बैठ के एक जगह पे या लेटे लेटे भी आप टेस्ट दे सकते हो. आपको कौन सा उसमें सॉल्व करने के लिए कुछ काम दिया जा रहा है? बायो का टेस्ट है, ऐसा भी नहीं कि फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़े. तो देखो, अगर यही बहाने आपने करने हैं, ठीक है? अब जो भी हो, मतलब तबीयत खराब है ठीक है, लेकिन यही है कि मैं मैक्सिमम लोगों की यही चीजें सुनता हूँ. तो भाई लोग इतने बीमार कैसे पड़ रहे हैं? अब तो कोविड भी चला गया पूरी तरीके से. ऐसा भी नहीं है कि हर जगह बीमारी फैल रही है. तो भाई इन सब चीजों को अवॉइड करो और थोड़ा फोकस करो, ये बहाने मत करो ये. ठीक है? ऐसा है, एट द एंड आपके बहाने कोई नहीं सुनने वाला कि हम बीमार थे, हमें बुखार हो गया था, हमें खांसी हो गई थी. मैंने बोला है भाई, टेस्ट को सीरियसली ले लो. ठीक है? दीक्षा, आपने भी नहीं टेस्ट दिया है? सर मैंने दिया था, पता नहीं क्यों सबमिट नहीं हुआ है। सबमिट आपने किया नहीं? कुछ नेटवर्क। आपने लॉगिन करा सर था, लॉगिन किया करके ही था। आपने टेस्ट दिया होगा. हाँ जी सर। तो लॉगिन करने के बाद तो उसमें जो डेटा होता है वो सेव रहता है. आपने उसे दोबारा ओपन करके सर क्यों नहीं किया सबमिट? सर किया था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था कल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर किया था तो अभी क्लास के बाद दोबारा उस टेस्ट पर क्लिक करना और लॉगिन करके फिर सबमिट करना. ओके सर। देखो, मैंने लॉगिन करने वाला इसलिए इनेबल कर दिया है ताकि अगर आप मान लो पेज आपका हट भी जाता है या नेट बंद हो गया या रिफ्रेश हो गया, तो आपकी परफॉर्मेंस सेव रहेगी. लेकिन अगर आपने एक बार सेव कर दिया तो दोबारा आपको सबमिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा. बस. ठीक है? दिव्या, आपने दिया है टेस्ट? आपने दिया है ना 127? ठीक है ठीक है.
हाँ स्मृति, आपका क्या रीजन है? बोलो। स्मृति, आप बताओ आपका क्या रीजन है? टेस्ट क्यों नहीं दिया? नेटवर्क प्रॉब्लम थी। चलो अच्छी बात है। देखो ये सारे ना फिजूल के बहाने हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम थी, नेट खत्म हो गया था, मार्केट जाना था, ठीक है, दवाई लेने जाना था, तबीयत खराब हो गई। देखो ये सब करते रहोगे तो फिर कैसे होगा सिलेक्शन, ये सोच लो आप। अब ये जो मतलब सीरियस होके टेस्ट दे रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, वैष्णवी के 146 मार्क्स हैं, कशिश के 113 है, आस्था के 112 है, अंजलि के 139 है, दिव्या के 127 है, बाकी लोग के भी अच्छे मार्क्स हैं। तो ये क्यों दे रहे हैं भाई, फिर ये बताओ। अगर आप अभी इस लास्ट मंथ को सीरियसली नहीं लोगे तो ये सोच लो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। टेस्ट में इसीलिए ले रहा हूँ ताकि उस चैप्टर का रिवीजन अच्छे से आप लोग कर लो। ठीक है, इसके बाद जो मैं फिजिक्स के टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा, दो दो तीन तीन चैप्टर एक साथ दूंगा, और ज्यादातर उसमें आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे। ठीक है, और ये बताओ, आप में से जो है यूपी वाला एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन दे रहा है, मतलब देगा, यूपी वाला जो नर्सिंग का है? आस्था, और कौन देगा? स्मृति आप भी दोगे शायद, अंजलि। ठीक है, ठीक है, बस कुछ दिन वेट कर लो। फिर जो वो बेसिक वाले क्वेश्चंस आते हैं ना यूपी के एग्जाम में, 9th 10th वाले, वो सारे मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है ना, वो जो है मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। मैं क्या करूंगा, देखो आपको उसके लिए क्या करना है, एनसीईआरटी का, लाइक मैं बोलूंगा कि भाई आज ये वाला आप चैप्टर पढ़ लो, या दो तीन चैप्टर आपको बोल दूंगा कि केमिस्ट्री के 2 चैप्टर या 3 चैप्टर ये पढ़ लो। आपको हिंदी में पढ़ना है एनसीईआरटी, हिंदी से पढ़ सकते हो, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ सकते हो। एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चंस पढ़ने के लिए। तो क्वेश्चंस आप पढ़ोगे उन्हें अच्छे से, और जिसमें आपको डाउट होगा उनका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लोगे। ठीक है, एंड वो जो डाउट होंगे वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना यूपी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हम अच्छे से कर लेंगे। वहां क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, स्लेक लाइन किसे कहते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, पोटाश क्या होता है, ठीक है, सोडा ऐश क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर आते हैं। तो ये सारे जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, बट फोकस यही रखो कि एम्स वगैरह में हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि एम्स में सीटें भी बढ़ चुकी हैं। एंड देखो, जो ऑलरेडी अपने सेकंड ड्रॉप पे है इस बार, मतलब पिछले साल तो उसने ड्रॉप लिया ही था, लेकिन इस बार वो अपने सेकंड ड्रॉप पे है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एम्स का अगर आपने बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल करा है तो बीएससी पैरामेडिकल का भी जरूर कर लो, क्योंकि बीएससी पैरामेडिकल में कंपटीशन काफी कम है एंड वहां पर चांसेस काफी ज्यादा है। एट लास्ट आपको अगर एम्स से बीएससी नर्सिंग नहीं मिलता, और आपको अपने स्टेट में भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, क्योंकि अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में सिर्फ 3 या 4 ही अच्छे स्टेट के कॉलेज हैं, जैसे कि लखनऊ में आपका आरएमएल हो गया, पीजीआई हो गया, और केजीएमयू हो गया, और एक आध कोई और है। ठीक है, तो 3 4 कॉलेज हैं, अगर उनमें भी नहीं मिला तो लाइक एम्स बीएससी पैरामेडिकल आपको मिल जाता है, कोई भी कोर्स कर लो अगर एम्स से, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके स्टेट के जो अच्छे कॉलेज नहीं है उनसे। तो ये है कि 26 अप्रैल लास्ट डेट है। ठीक है, मतलब बेसिक रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 26 अप्रैल है। जिसने ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर लिया अपना एम्स का, वो फाइनल रजिस्ट्रेशन बीएससी पैरामेडिकल के लिए 30 अप्रैल तक कर सकता है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा। पैरामेडिकल जो सेंटर है वो दिल्ली में जाता है, नहीं मतलब यूपी हाँ, में नहीं होता। यूपी में नहीं है सेंटर बीएससी पैरामेडिकल का, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खाली दिल्ली में है, दिल्ली के अलावा भी काफी सारे सेंटर हैं। आप कहाँ से हो वैष्णवी? सर यूपी से हैं हम, यूपी में कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ लखनऊ से। से हो? हम्म। आप लखनऊ से हो ना? तो देखो यस। ऐसा है कि
आप तो क्या हो गया, आप देहरादून जा सकते हो एग्जाम देने के लिए, लखनऊ से सीधे देहरादून के लिए ट्रेन जाती है, एक रात का सफर है, 7-8 घंटे लगते हैं। या फिर आप चंडीगढ़ जा सकते हो लखनऊ से, ठीक है। यस सर, मैंने फिल कर दिया है, बस वही सेंटर का इशू है। तो सेंटर का क्या इशू है, मतलब फीस पे कर दी क्या? कौन जाएगा क्या चीज? सर? मतलब कौन लेके जाएगा? घर में पापा नहीं लेके जाएंगे। अरे तो कोई और ले जाएगा, एक दिन की तो बात है। यस सर। भाई देखो ये सब तो करना पड़ेगा मैनेज, ठीक है। कुछ अच्छा अगर करना है ना तो फिर ये सब तो आपको खुद मैनेज करना ही पड़ेगा। अब पापा नहीं लेके जा रहे तो मम्मी जाए साथ में, कोई भाई बहन बड़ा जाए, या आप अकेले जाओ, वो तो देखो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो करो फिर, ठीक है। और बाकी मैंने बता दिया जिसका भाई सेकंड ड्रॉप है इस बार, और लाइक अगर आपने सोच रखे है कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना ही है, तो एम्स बीएससी पैरामेडिकल जरूर फिल कर लेना, ठीक है। चलो फिर ठीक है। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, एंड टेस्ट को प्लीज सीरियसली लो। आज आपका प्लांट फिजियो का टेस्ट है, 7 बजे से स्टार्ट होगा, एंड टोटल 140 क्वेश्चन है उसमें। तो उसके लिए टाइम जो है वही लगभग रहेगा, मतलब आप 90 मिनट्स का टाइम ले लो या 100 मिनट्स का टाइम ले लो। तो लगभग 8:40 तक आपका टेस्ट रहेगा, 8:40 तक आप कोशिश करना कि उसको खत्म कर दो। क्योंकि देखो बायो ऐसा है ना, बायो में आपको ज्यादा टाइम लगाना नहीं चाहिए। जैसे बायो में अगर नीट में भी आपके 90 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, तो 90 क्वेश्चंस के लिए मैं मानता हूँ कि 40 मिनट के अंदर अंदर आपका, 40 से लेकर 45 मिनट में आपका हो जाना चाहिए। क्योंकि बायो में देखो आपको कुछ सॉल्व तो करना नहीं है, जितनी नॉलेज आपके पास है वो जीके की तरह सब्जेक्ट है। आता है तो आप मार्क करोगे, नहीं आता है तो आप आगे बढ़ जाओगे, सीधा हिसाब है। तो बायो में इतना ज्यादा टाइम जो है वो वैसे भी नहीं लगाना चाहिए आपको। फिर भी मैं आपको बहुत टाइम दे रहा हूँ, 140 क्वेश्चंस के लिए 100 मिनट्स काफी है। कोशिश करो उसको 1.5 घंटे में, 90 मिनट्स में कंप्लीट करने की, या 70 मिनट या 60 मिनट में। तो जितना जल्दी करो बायो में उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और अभी क्या है, चलो अभी तो ठीक है, कुछ दिन ऐसे और टेस्ट चल रहे हैं, उसके बाद जो टेस्ट होंगे उसमें क्या है कि लाइक मैं क्या करूंगा, सारे क्वेश्चंस मैंडेटरी नहीं करूंगा अटेम्प्ट करने के लिए। अभी तो क्या होता है कि सारे क्वेश्चंस करना मैंडेटरी होता है, एंड उसको करे बिना आपका जो टेस्ट है वो सबमिट नहीं होता। फिर वो मैंडेटरी वाला ऑप्शन में हटा दूंगा, एंड आपको टेस्ट इस तरीके से अटेम्प्ट करना होगा, ये सोच के कि भाई जितने क्वेश्चंस हम नेगेटिव करेंगे उतने हमारे नेगेटिव मार्क्स भी होंगे। तो वो हैबिट भी आपको बनानी है कि नेगेटिव आपको नहीं लगाना, ठीक है। अब जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जैसे उत्तराखंड का एग्जाम हो गया, यूपी का एग्जाम हो गया, स्टेट लेवल के, तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वहां तो चलेगा, वहां आप सारे के सारे क्वेश्चंस करोगे, तुक्के भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एम्स का एग्जाम हो गया, या फिर किसी और का हो गया, नीट का हो गया, पीछे चंडीगढ़ का हो गया, या और कोई भी हो गया जहां पर नेगेटिव मार्किंग है, तो उसके लिए आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी कि आपको नेगेटिव जो है आंसर्स मार्क नहीं करने हैं, ठीक है। भले ही आपके कितने भी कम मार्क्स आ रहे हो, इस चीज को ध्यान रखना कि नेगेटिव बिल्कुल भी मत करके आना, ओके। चलो फिर ठीक है। तो इसमें कुछ एक दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था, इंटरफेरेंस क्या होता है, सुपरपोजिशन की वजह से जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, किसकी, दो लाइट के कोहेरेंट सोर्सेस की, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। एंड उसके लिए हमने फ्रिंज विड्थ वगैरह का जो फॉर्मूला था वो देखा था। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करे किसी ने आज इंटरफेरेंस वाले टॉपिक के? नहीं करे होंगे, कर लेते भैया, 8-10 क्वेश्चंस कर लेते तो थोड़ा अच्छे से आइडिया मिल जाता। क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं बनेगी, ठीक है। तो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट जो है, ये बेसिकली क्या होता है, फिनोमेना ऑफ लाइट बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल या अपर्चर whose size is comparable to the size of the wavelength of light। बेसिकली क्या होता है कि जब लाइट यहाँ पर मतलब किसी मतलब किसी जगह से लाइट अगर निकल रही है, ठीक है, एंड वहां पर क्या है, शार्प कॉर्नर है, एंड वहां शार्प कॉर्नर पर जब लाइट आपकी टकराती है तो लाइट क्या होती है, बेंड हो जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये लाइट आई, ठीक है, ये लाइट जो है ये आ रही है, इस तरीके से लाइट आई। तो देखो पहले हमने क्या पढ़ रखा है, लाइक हमने ये पढ़ा है कि भाई लाइट जो है क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो लाइट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो हमने उसके दो नेचर पढ़े, एक तो आपका पार्टिकल नेचर होता है उसका, ठीक है, पार्टिकल नेचर बोल सकते हो या फिर रे नेचर बोल सकते हो उसका, और दूसरा जो होता है वो उसका क्या होता है, वेव नेचर होता है। तो अगर हम
इस चीज को पार्टिकल नेचर से देखें कि अगर कोई लाइट एक जगह से निकल रही है जहां पे शार्प कॉर्नर्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम पार्टिकल नेचर को समझते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि इसका जो मोशन है लाइट का, वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। यानी कि हम ऐसा पढ़ते हैं, आप अगर 9th या 10th में जो ऑप्टिक्स वाला है, लाइट वाला जो चैप्टर है, वहां पर साफ साफ ये बात लिखी है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो लाइट को इस तरीके से सीधे सीधे चला जाना चाहिए, उसको बेंड नहीं होना चाहिए किनारे पे। लेकिन एक्चुअली में जब हम ये चीज करके देखते हैं तो ये लाइट हमको बेंड होते हुए दिखती है, ठीक है। तो ये लाइट हमको कैसे दिखती है, ये इस तरीके से बेंड हो जाती है अपनी ओरिजिनल उससे, कहां पर, शार्प कॉर्नर्स पे। तो ये क्या हो गई, यहाँ पर ये चीज क्या हो गई, बेंडिंग ऑफ लाइट हो गई। एंड इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। जिसको हम किससे समझ सकते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट से ही समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल नेचर से समझेंगे तो पार्टिकल नेचर तो बोलता है कि पर लाइट जो है अगर वो पार्टिकल की फॉर्म में है, तो पार्टिकल अगर एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो लाइट कंटिन्यूअसली स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहेगी, भले ही उसके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल हो जाए। लेकिन वेव नेचर के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। तो ये चीज हमें ये पता चलती है कि भाई अगर हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लाइट हमेशा इस तरीके से बेंड ही होगी। एंड वो अगर बेंड होगी तो उसको समझने के लिए हमने वेव नेचर का कॉन्सेप्ट लेकर आया इधर, कि भाई इस चीज को आप वेव नेचर से ही समझ सकते हो, पार्टिकल नेचर से नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये इसकी शेडो बन रही है, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये इसकी शेडो ये बन रही है यहाँ पर, और ये जो यहाँ पर है इसकी शेडो ये बन रही है, ठीक है। तो शेडो आप देख सकते हो, शेडो थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनी है यहाँ पर, ठीक है। बल्कि अगर लाइट मतलब उसके पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग बनते तो शेडो आपकी ऐसे ही बननी चाहिए थी, एकदम सीधी सीधी यहाँ पर ही शेडो बननी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शेडो कहाँ बनी, ऊपर बनी, ठीक है। क्योंकि लाइट आपकी क्या हो गई, वहां पर बेंड हो गई। तो ये आपका क्या होता है, डिफ्रेक्शन का फिनोमिना होता है, ओके। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये भी आपको कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा। और एक चीज आपने ये भी ध्यान रखनी है कि डिफ्रेक्शन के लिए कंडीशन ये भी है कि जो आपका अपर्चर है या ऑब्स्टेकल है, अपर्चर का मतलब हो गया छोटा सा, लाइक छोटी सी जगह जहां से लाइट निकल रही है। ये जो हिस्सा देख रहे हो ये क्या है, यहाँ का अपर्चर है जहां से लाइट निकल रही है। तो अपर्चर या फिर ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल कैसे हो गया, जो दूसरा वाला आपको फिगर दिखा हुआ है इसमें ऑब्स्टेकल है, ये क्या है, ऑब्स्टेकल है, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल से क्या हो रहा है, लाइट ये किनारों से टकरा रही है, ठीक है। किनारे से टकराने के बाद इस तरीके से बेंड हो गई है। और अपर्चर का मतलब क्या हो गया, ये चीज, लाइक आपके पास कोई जगह है, उस जगह से लाइट वहां से आप पास कर रहे हो, तो वो अपर्चर हो गया। तो अपर्चर या जो ऑब्स्टेकल है जहां से आपकी लाइट जो है टकराते हुए जा रही है, तो उसकी कंडीशन ये है कि उस ऑब्स्टेकल या अपर्चर का जो साइज है वो कंपेरेबल होना चाहिए टू द साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी कि लाइट की जितनी भी वेवलेंथ है, मान लो एक्स एक्स मीटर करके है, या एक्स इंटू 10⁻⁻6 मीटर करके इस तरीके से है, तो ये जो आपकी लाइट की वेवलेंथ है ये कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर आपका अपर्चर होना चाहिए। यानी कि ऑब्स्टेकल या अपर्चर का साइज भी लगभग लगभग उतना ही होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कहा कि लाइट की जो वेवलेंथ है, लाइट की वेवलेंथ मान लो है 3 × 10⁻⁻5 मीटर, ठीक है। तो 3 × 10⁻⁻5 मीटर को अगर आप ऐसे करोगे, मतलब सेंटीमीटर में करोगे, ठीक है, मतलब 3 × 10⁻⁵ मीटर का मतलब क्या हो गया, 0.00005 मीटर। और इसको अगर आप किस में करते हो, सेंटीमीटर में करते हो, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर में कितना बच जाएगा, 0.00, और ये 0 हो गया, और सॉरी एक मिनट, ये डेसिमल बाद में आ जाएगा। इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.005 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर आप इसको मिलीमीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.05, ठीक है। इतना जो है ये मिलीमीटर में हो जाएगा। तो लगभग सोचो, लाइट की अगर वेवलेंथ मिलीमीटर में इतनी है, तो आपका जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है या साइज ऑफ अपर्चर है वो भी लगभग इतना ही होना चाहिए। इतना होने का मतलब क्या है कि वो 0.06 हो सकता है mm में, या फिर 0. मतलब क्या बोलते हैं, 008 mm हो सकता है, ठीक है, या फिर जो है 0.6 mm भी हो सकता है। तो मतलब ये है कि लगभग लगभग उसी के आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका लाइट का जो वेवलेंथ है वो आपका 0.05 मिलीमीटर है एंड आप जो ऑब्स्टेकल ले रहे हो वो 5 मीटर का ले रहे हो, तो वहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। वहां पे 5 गुना का, मतलब 5 टाइम्स का डिफरेंस आ जाएगा, या सॉरी 10,000 टाइम्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये है कि आपका जो ये जो साइज है वेवलेंथ का और ऑब्स्टेकल या फिर अपर्चर का, जहां पर आप डिफ्रेक्शन फिनोमेना देखना चाहते हो, उनका साइज आपस में क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। तो ये इसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर
फिर नेक्स्ट यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिफ्रेक्शन, ठीक है, तो ये वाले भी दोनों इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। तो दो टाइप के आपके पास डिफ्रेक्शन होते हैं, एक को हम फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन कहते हैं और एक को हम फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के हैं, बेसिकली किसी साइंटिस्ट के नाम पर ही पढ़े हैं, फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर। तो फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन क्या होता है? इन फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन ईदर सोर्स और स्क्रीन और बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रेक्टिंग डिवाइस, दैट इज ऑब्स्टेकल और अपर्चर। तो फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो आपका सोर्स है या फिर आपका स्क्रीन है या फिर दोनों, ये क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है, कहां पर, डिफ्रेक्टिंग डिवाइस है। डिफ्रेक्टिंग डिवाइस का मतलब क्या हुआ, जो ऑब्स्टेकल या अपर्चर की आप बात कर रहे हो। तो यानी कि जिसके शार्प कॉर्नर्स के थ्रू जो लाइट बेंड होने वाली है, वो जो आपका ऑब्स्टेकल या फिर अपर्चर है, उससे सोर्स या फिर स्क्रीन की या फिर दोनों की जो दूरी है, वो अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर होती है तो आपको फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन मिलता है। फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि वो डिस्टेंस आप आराम से मेजर कर सकते हो, यानी कि वो इतना पास हो कि ऐसा मतलब कि लाइट वहां तक आराम से पहुंच पाए। अब आपने पता चला 4 किलोमीटर दूर जो आपने स्क्रीन लगा दी, तो भाई लाइट कैसे जाएगी इतनी दूर, ठीक है ना। तो लाइट तो इतनी दूर ट्रेवल नहीं कर सकती। अब अगर आपने 4 मीटर की दूरी पे लगाई है या 1 मीटर की दूरी पे लगाई है, तो स्क्रीन क्या हो गई, फाइनाइट डिस्टेंस पे हो गई। तो सोर्स आपका या तो फाइनाइट डिस्टेंस पे हो या फिर स्क्रीन आपके फाइनाइट डिस्टेंस पे हो या फिर वो दोनों ही फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्स्टेकल से, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आपका अपर्चर हो गया, बीच में ये क्या है, अपर्चर है। अब अपर्चर से ये सोर्स का डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये है स्क्रीन का। तो ये वाला या तो डिस्टेंस फाइनाइट हो या ये वाला हो या फिर दोनों आपके डिस्टेंस फाइनाइट होते हैं, तो आपका कैसा डिफ्रेक्शन होता है, फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल इन्होंने दिया है, डिफ्रेक्शन एट अ स्ट्रेट एज नैरो वायर और स्मॉल ओपेक डिस्क, ठीक है। तो ये इन्होंने दे रखा है, ये आपको जैसे दिया है बस वैसे ही आप समझ लो कि ये एक एग्जांपल है इसका, कि डिफ्रेक्शन यहाँ पर हो रहा है स्ट्रेट एज पे, ठीक है, स्ट्रेट एज नैरो वायर और स्मॉल ओपेक डिस्क। तो या तो छोटी सी डिस्क है, स्मॉल ओपेक डिस्क का मतलब क्या हो गया कि ये ऑब्स्टेकल का काम करेगा, और ये जो एज दे रखी है, एज नैरो वायर, ये आपका बीच में अपर्चर का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो जब आपकी बेंड होगी, वही फिनोमिना यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन क्या होता है, इसमें जो आपके बोथ स्क्रीन और बोथ सोर्स और जो स्क्रीन है, वो आपके लगभग लगभग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, कहां से, डिफ्रेक्टिंग डिवाइस से। डिफ्रेक्टिंग डिवाइस का मतलब क्या हो गया, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल या फिर अपर्चर, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल या फिर अपर्चर दोनों जो भी होगा जिससे भी आपका डिफ्रेक्शन हो रहा होगा, उससे आपका स्क्रीन की दूरी और जो आपकी सोर्स की दूरी है, दोनों ही क्या होंगे, बहुत दूर पर होंगे, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने लिखा है सोर्स एट इंफिनिटी। सोर्स एट इंफिनिटी का मतलब है कि मान लो ये सूरज है, ठीक है, ये सूरज है, सूरज की रोशनी आ रही है, तो सूरज की रोशनी जब आती है तो इससे जो वेव फ्रंट हमारा बनता है लाइट का, वो कैसा बनता है, लाइक पैरेलल वेव फ्रंट बनता है। तो ये क्या है, ये आपके पैरेलल वेव फ्रंट आ रहे हैं, और पैरेलल वेव फ्रंट यहाँ पर ये स्लिट दे रखी है, ये स्लिट का मतलब क्या हो गया, अपर्चर, जिससे आपकी लाइट जो है वो यहाँ पर अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये स्लिट हो गया, एंड इसके बाद इन्होंने शायद एक लेंस लगाया है ये, ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक लेंस लगाया एंड लेंस के बाद यहाँ पर ये क्या लगाई है, स्क्रीन लगाई है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रॉनहोफर के केस में यहाँ पर जो आपका डिफ्रेक्शन होगा वो कैसा टाइप का होगा, मतलब जहां जब आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पर दोनों ही क्या हो, ऑब्जेक्ट भी हो और आपका स्क्रीन भी हो, ठीक है। तो ये लेंस शायद इसलिए लगाया है ताकि स्क्रीन पर हम लाइट को फोकस कर पाए, ठीक है। और बाकी जो सोर्स है, जैसे कि सूरज हो गया, सूरज काफी दूर है अर्थ से, तो वहां से जो रोशनी आ रही है वो आपका लाइट सोर्स एट इंफिनिटी की तरह काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिफ्रेक्शन है, मतलब यहाँ पर भी क्या होता है, वैसे ही होता है जैसे कि आपने इंटरफेरेंस वाले उसमें देखा था। तो वैसे ही डिफ्रेक्शन का भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन केस ऑफ डिफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट वी गेट अ सेंट्रल ब्राइट बैंड विद अल्टरनेट ब्राइट मैक्सिमम एंड डार्क मिनिमा बैंड्स ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये भी लाइक डिफ्रेक्शन का हम लोग एक एक्सपेरिमेंट सपोज अगर करके देख रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने बोला है कि सिंगल स्लिट है, आपका जो स्लिट होगा वो सिंगल है पहले। तो जैसे आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो वहां पर आपके डबल स्लिट थे, यहाँ पर आपका क्या सिंगल स्लिट है। तो इस सिंगल स्लिट से जब आपकी यहाँ पर लाइट जाएगी, तो सबसे पहले हमें एक सेंट्रल ब्राइट बैंड मिलता है, जैसे कि हमें वहां पर सेंट्रल मैक्सिमा मिलता था, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती थी, वैसे यहाँ पर भी सेंट्रल ब्राइट बैंड मिलता है। और उसके बाद हमारे पास अल्टरनेट ब्राइट मैक्सिमा एंड डार्क मिनिमा बैंड्स होते हैं ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, जिनकी इंटेंसिटी ऊपर जाते हुए क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है, ठीक है। तो ये लाइक इसका कुछ फिगर दिया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने फॉर्मूला बताया
कि अगर आपको विड्थ निकालनी है किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा की, तो उसका फॉर्मूला ये होता है 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो कैपिटल डी जो है वो तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा कहां से कहां तक, आपके सोर्स से लेके स्क्रीन तक। ये देख सकते हो, मतलब स्लिट जो है या जो अपर्चर है उससे आपका जो स्क्रीन का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल डी हो जाएगा। लैम्डा आपकी वेवलेंथ हो गई, और स्मॉल डी जो है ये आपका जो है ये है ये वाला, ठीक है, ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है। तो ये दो सोर्सेस यहाँ पर आपके दिए हैं, और ठीक है दो सोर्सेस दिए हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आपके देखो सोर्सेस तो आपके दो जा रहे हैं, मतलब ठीक है लाइट के सोर्सेस, लेकिन इन्होंने स्लिट एक ही दिया है जहां से आपकी बेंडिंग ऑफ लाइट यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ठीक है। और सोर्सेस आपके दो दिए हैं जिसमें बेंडिंग जो है वो आपकी एक सोर्स की हो रही है। तो उस केस में जो है आपकी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये हो जाएगी, और ये आपकी एंगुलर विड्थ है, ठीक है। एंगुलर विड्थ जो है ये हमने शायद नहीं पढ़ा, ऊपर भी था, ठीक है, इसे छोड़ो, बस ये आप ध्यान रखो कि सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है तो उसके बाद है द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स फ्रॉम द टू एंड्स ऑफ द अपर्चर इज गिवन बाय डेल्टा इज इक्वल टू n लैम्डा वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है, d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये जो फॉर्मूला है ये किसका, आपका पाथ डिफरेंस का, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, पाथ डिफरेंस का, d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। मतलब ऐसा है कि जो पाथ डिफरेंस है उसका फॉर्मूला तो n लैम्डा ही है, और यही फॉर्मूला आपका d sin थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है जब आप साइन थीटा निकालोगे, क्योंकि साइन थीटा आप मतलब वो ट्राइंगल से निकालोगे ज्योमेट्री को यूज करके, तो वो आपको n लैम्डा बाय स्मॉल टी मिलता है, तो उसी से आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये जो है मैं आपको इसका जो एक एनिमेशन भेज दूंगा, तो वो आप देख लेना, आपको ही समझ आ जाएगा सेकेंडरी मैक्सिमा वगैरह क्या होता है, सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको डिफरेंस दिया हुआ है इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन के बीच में। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस बाय सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम टू कोरेंट सोर्सेज। तो कोरेंट सोर्सेज होते हैं इसमें, और सुपर इम्पोजिशन होता है दो वेव्स का। और डिफ्रेक्शन जो होता है, इट इज प्रोड्यूस बाय द सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेवफ्रंट, और इसमें सिंगल कोहेरेंट सोर्स होता है, ठीक है। तो देखो डिफ्रेक्शन में भी बेसिकली क्या हो रहा है, वो जो मैक्सिमा और मिनिमा बन रहा है, तो वो भी बिल्कुल वैसा ही आपका दिखता है जैसे कि आपका इंटरफेरेंस वाले एक्सपेरिमेंट में दिखता था, आपकी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। वैसे ही आपको यहाँ पर क्या दिखता है, मैक्सिमा और मिनिमा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो बनता है ये आपके सुपर पोजिशन ऑफ वेवलेट से बनता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम वेवफ्रंट, यानी कि वेवफ्रंट यहाँ पर एक ही होता है, और उसके अलग अलग पार्ट से जो वेवलेट्स निकल रही होती है उससे आपका डिफ्रेक्शन वाला फिनोमेना होता है। और कोरेंट सोर्स जो होता है वो यहाँ पर सिंगल होता है, लेकिन इंटरफेरेंस के केस में दो कोरेंट सोर्सेज होना जरूरी है, एंड उनसे जो वेव्स निकलेंगी तो वेव से आपका क्या होता है, इंटरफेरेंस वाला पैटर्न बनता है, ठीक है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इंटरफेरेंस वाला केस होता है, इंटरफेरेंस के केस में जितनी भी बैंड्स बनते हैं या जो फ्रिंजेस बनती हैं वो सारी की सारी सेम विड्थ की होती हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैलकुलेट करने को आ सकता है, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में आपको दे दिया जाएगा कि स्क्रीन से लेके स्लिट तक का डिस्टेंस इतना है जो कि कैपिटल डी होता है, लैम्डा मतलब लाइट की वेवलेंथ हो जाएगी, कोहेरेंट सोर्स की वेवलेंथ हो जाएगी, और स्मॉल डी क्या हो जाएगा, दो स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है आपका, तो वो स्मॉल डी हो जाएगा। तो जब आप फॉर्मूला लिखोगे कैपिटल बीटा मतलब सॉरी बीटा की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपकी फ्रिंज विड्थ देगी, या जो आपकी बैंड है बैंड की जो विड्थ होगी वो आपको मिल जाएगी इससे। और सारे जितने भी बैंड से फ्रिंजेस बनते हैं वो सारे के सारे सेम विड्थ के होते हैं। और उसके बाद है यहाँ पर जो आपका डिफ्रेक्शन वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या होता है, ऑल सेकेंडरी फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ बट द सेंट्रल मैक्सिमा हैज डबल द विड्थ। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई डिफ्रेक्शन वाले एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, डिफ्रेक्शन वाले एक्सपेरिमेंट में जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है यानी कि बीच में जो बैंड बनता है वहां पे, उसकी विड्थ आपकी डबल होती है बाकी सारी विड्थ की। तो बाकी सारी जो फ्रिंजेस है उनकी विड्थ जो है वो तो उतनी रहेगी, कितनी, डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, लेकिन जो सेंट्रल मैक्सिमा होती है उसकी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2 डी लैम्डा बाय स्मॉल डी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर इंटेंसिटी की बात करें तो इंटरफेरेंस वाले केस में फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सबकी बराबर रहती है, ठीक है। बराबर का मतलब क्या है कि जितने भी ब्राइट बैंड्स आपको दिख रहे हैं, जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस दिख रही हैं और जितनी भी डार्क फ्रिंजेस दिख रही हैं वो डार्क सारी एक जैसी होंगी और ब्राइट सारी एक जैसी, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा डिफ्रेक्शन वाले एक्सपेरिमेंट में कि आपकी जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे यहाँ पर ऊपर जैसे जैसे जाता रहेगा, क्योंकि ये जो भी आपने एक्सपेरिमेंट देखा तो उसमें क्या होगा,
लाइक मान लो यहाँ पर आपके बीच में क्या बन गई, सेंट्रल मैक्सिमा बन गई, जिसकी विड्थ क्या होती है, डबल होती है। एंड डबल के बाद मान लो यहाँ पर जैसे इसके बाद क्या हो गया, सेंट्रल मैक्सिमा बन गया, इसके बाद मान लो यहाँ पर आपकी जो है दूसरी डार्क विड्थ बन गई, मतलब एक तो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, फिर मिनिमा बनेगा, उसके बाद फिर मैक्सिमा बनेगा, फिर मिनिमा बनेगा। तो जैसे जैसे मैक्सिमा मिनिमा ऊपर बनते जाएंगे उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे घटने लग जाएगी, और उसी तरीके से नीचे की तरफ भी होगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ जो आपकी डार्क और जो आपकी आपकी क्या बोलते हैं जो ब्राइट है, जो ब्राइट बैंड है और जो डार्क बैंड है, इन इन सभी के क्या होगा, इन सभी की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटने लग जाएगी। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, जो कि डिफ्रेक्शन में थोड़ा सा अलग होता है। और उसके बाद बात करें यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ ऑल मिनिमा मे बी जीरो। ठीक है, पोजिशंस ऑफ nth मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर आपको nth मैक्सिमा की पोजीशन निकालनी है, पोजीशन का मतलब क्या है कि सेंटर से आपका डिस्टेंस कितना है उस पर्टिकुलर मैक्सिमा या मिनिमा का, तो वो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ये है आपका ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकालने के लिए, यानी कि आप सेंटर से अगर ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकालना चाहते हो। अब ये n क्या है, n वो वाली वैल्यू है जिसका आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो। जैसे मैंने बोला कि भाई फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस मेरे को सेंटर से बताओ। ठीक है, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा उससे मेरे को ये बताओ कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस कितना होगा। तो इसमें n की वैल्यू आप 4 रखोगे, n की और लैम्डा आपको वेवलेंथ दी होगी, कैपिटल डी दिया होगा, स्मॉल डी दिया होगा, तो आप ये रख दोगे। और डार्क फ्रिंज का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है सेंटर से, तो वो आप इस फॉर्मूला से लिख सकते हो। इसमें भी n की वैल्यू रख दोगे और लैम्डा डी बाई डी आपको दिया होगा, तो डार्क फ्रिंज की वैल्यू आपको इससे मिल जाएगी। ठीक है, और ये भी लिखा है कि इंटेंसिटी जो है सारी की सारी जो है मतलब मिनिमा की वो जीरो हो सकती है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जीरो हमेशा होंगी, लेकिन हो सकती है। ठीक है, लेकिन डिफ्रेक्शन के केस में लिखा है कि इंटेंसिटी जो मिनिमा की है वो कभी भी जीरो नहीं होती है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि ऊपर जैसे जैसे जाते रहोगे मैक्सिमा और जो मिनिमा बन रहे हैं आपके ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो बन रही होंगी डिफ्रेक्शन के केस में, उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होती रहती है, लेकिन कभी भी क्या होगी, जीरो नहीं होगी। लेकिन इंटरफेरेंस वाले केस में वो जीरो हो सकती है, क्योंकि अगर आपका क्रेस्ट वाला पार्ट और ट्रफ वाला पार्ट दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो गया, यानी कि A1 और A2 की वैल्यू अगर बराबर हो गई, तो जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा, या A1 माइनस A2। तो A1 माइनस A2 बराबर अगर है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो वो ऐसा नहीं होता डिफ्रेक्शन के केस में। ठीक है, और इसकी भी पोजीशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। अगर आप किसी ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकालना चाहते हो सेंटर से, ठीक है, मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना चाहते हो, बेसिकली ये जो फॉर्मूला है सेकेंडरी मैक्सिमा का है। सेकेंडरी मैक्सिमा हम इसी को कह रहे हैं, ठीक है, ये ब्राइट फ्रिंज को। और प्राइमरी मैक्सिमा बेसिकली क्या हुआ, जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है वही आपका प्राइमरी मैक्सिमा होगा, उसको छोड़ के बाकी जितनी भी होंगे वो सेकेंडरी मैक्सिमा होंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2n+1 लैम्डा डी बाई स्मॉल। ठीक है, और n क्या हो जाएगा, जो मतलब आपने बोला कि मेरे को पांचवी मैक्सिमा है उसका मेरे को डिस्टेंस निकालना है सेंटर से, तो n की वैल्यू आप 5 रख दोगे। और उसी तरीके से डार्क का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है सेंटर से, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला दे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरफेरेंस के केस में अगर आपको पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला मतलब कुछ भी वैल्यू निकालनी है पाथ डिफरेंस की, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n इंटू लैम्डा। n क्या हो जाएगा, मतलब nth मैक्सिमा, यानी कि nth मैक्सिमा के लिए अगर आप पाथ डिफरेंस निकालना चाहते हो, मैंने बोला कि भाई फिफ्थ मैक्सिमा के लिए मेरे को पाथ डिफरेंस बताओ, यानी कि फिफ्थ मैक्सिमा जो बन रहा होगा दोनों लाइट वेव से, तो दोनों लाइट वेव के अंदर कितना डिफरेंस आएगा, उनके पाथ में कितना डिफरेंस आएगा जब आप फिफ्थ जो है वो बना रहे होगे मैक्सिमम या nth मैक्सिमा बना रहे होगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू n लैम्डा इसका फॉर्मूला होता है जिससे आप पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो। और यहाँ पर जो है nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए आपको अगर पाथ डिफरेंस निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हो, और अगर मिनिमा के लिए निकालना है इंटरफेरेंस में तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। nth मिनिमा के लिए अगर कोई भी nth मिनिमा आपका बन रहा है, फिफ्थ मिनिमा मैंने बोला कि फिफ्थ मिनिमा जो बन रहा है, तो आपने देखा था ना एक्सपेरिमेंट कैसा था, यहाँ पर एक स्लिट था और नीचे एक स्लिट था, ये S1 था ये S2 था। तो यहाँ से एक लाइट इस तरीके से जा रही थी और यहाँ से इस तरीके से जा रही थी। तो मैंने आपको बोला था कि भाई ये लाइट क्या हो गई, पहले शुरू हो गई, और ये वाली लाइट क्या होगी, बाद में शुरू होगी। तो इन दोनों के बीच में, मतलब ये थोड़ा सा गलत बना दिया, मतलब ये कुछ इस तरीके से था और ये वाला कुछ इस तरीके से था, तो ये जो डिस्टेंस था आपका, यही क्या था, आपका पाथ डिफरेंस था। ठीक है, तो मिनिमा और मैक्सिमा के लिए ये दोनों फॉर्मूले जो वो आपके एप्लीकेबल हो जाते हैं। और उसी तरीके से मिनिमा का जो फॉर्मूला है किसमें, इस वाले केस में डिफ्रेक्शन की, वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है,
तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, ये पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में भेजी भी थी। तो ये फॉर्मूला आप अगर याद कर लोगे तो इससे आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, बस आपको न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करने हैं इसके। ठीक है, तो अभी इतना ही करते हैं। इतना क्लियर हो गया सभी को? किसी को कुछ पूछना है इसमें? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा आरती, आपने टेस्ट दिया था कल? आरती, आपने कल टेस्ट दिया था? बोलो आरती, कल आपने टेस्ट दिया था? चलो ठीक है। तो ये है कि कल एक और टॉपिक है इसमें, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, बस ये पढ़ लेंगे और ये चैप्टर खत्म। ठीक है, तो पोलराइजेशन हम कल सुबह पढ़ लेंगे। एंड कल जो है क्लास लेट ही करेंगे क्योंकि कल जो है थोड़ा पूजा वगैरह है, आपके यहाँ भी शायद होगी। ठीक है, एंड कल छुट्टी है शायद, मतलब सभी की छुट्टी होगी कॉलेज वगैरह की। तो ये है कि कल की जो क्लास है थोड़ी लेट ही करेंगे। ठीक है, मे भी हो सकता है कि 10-11 बजे के आसपास, तो मैं आपको टाइम बता दूं। ठीक है, और अभी जो आपका टेस्ट है वो टेस्ट जो है वो 6:55 से कर लेते हैं। ठीक है, तो टेस्ट आपका अभी 6:55 पर स्टार्ट होगा एंड इसकी जो डेडलाइन रहेगी वो आपकी 8:40 PM रहेगी। कोशिश करना कि 8:30 से पहले पहले ही कर लो, लेकिन 8:40 तक तो आपको करना है। ठीक है, तो कर लेना इसे। ओके, चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो, कल सुबह मिलेंगे। ठीक है, कल के टेस्ट में इवोल्यूशन चैप्टर अभी नहीं है। ठीक है, अभी नहीं है इवोल्यूशन चैप्टर, आप बस वही पढ़ो, मॉलिक्यूलर बेसिस वाला और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन।